तो चलिए, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक्चुअली एक नया सेशन को आप सबको मैं फिर और एक बार वेलकम करता हूं। तो आज इस सेशन पे हम देखेंगे कि एक्चुअली में हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिए थे। पिछले सेशन पे हम साइंटिफिक नोटेशन तक पहुंच गए थे और उसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे के सारे बातें हमारा हो गया था। ओके, तो अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में बता दो, मैं और एक बार अगर हो सके तो रिवाइज करवा दूंगा कुछ क्वेश्चंस की बेसिस में। ओके, तो हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, क्या होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? एक्चुअली में हम आज जो देखेंगे वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, आई होप कि ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आज का हमारा सेशन जो हम आज इसको करेंगे। हेडिंग दे दो उसका, हम कुछ कलर चेंज कर लेते हैं उसका। कैसा कलर देखें? येलो कलर। ओके, चलेगा भाई। ओके, तो यहाँ पे हम आज देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखो, आपको पता है कि अगर कोई चीज़, ओके, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कोई चीज़ें मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाए। ओके, एक्स और वाई मिलकर जेड बना दे, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। जो प्रॉपर्टीज होता है एक्स एंड वाई का, ओके, वो प्रॉपर्टीज जेड का नहीं होता है, ये जेड का एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाता है। ओके, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करता। जैसे कि Na हो गया, एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्लोराइड मिलकर बना दिए NaCl। ओके, यहाँ पे 2NaCl2 मिलकर 2NaCl बनाते हैं। देखो, सोडियम होता है, मतलब वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन कर लेता है, बहुत रिएक्टिव मेटल होता है सोडियम। मतलब समझ में आ गया? क्लोरीन होता है, गैस होता है, पॉइजनस होता है, मतलब तुम अगर एक बार इनहेल कर लोगे तो उसको तो तुम कोमा में तो नहीं, तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे। उसके बाद देखो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव गैस मिलकर एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम डेली का लाइफ में यूज करते हैं, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। बातें जो हो रहा है अभी, जो बातें हो रहा है साइंस में आपका, वो हो रहा है अगर ये केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ लॉज वो फॉलो करेगा। बातें क्लियर? वो लॉज क्या क्या है वो आज हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। लास्ट तक सारे के सारे लॉज आपका क्लियर हो जाएगा। सो लास्ट तक वीडियो को देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ठोके। ओके, तो उसके बाद जो पहला लॉ होता है, ओके, जो पहला लॉ होता है वो पहला लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, ओके, साइंटिस्ट थे जिसका नाम है एंटोनी लावाइजर। ओके, कौन थे? साइंटिस्ट थे जिसका नाम है एंटोनी लावाइजर। उन्होंने तरह तरह की एक्सपेरिमेंट किया। ओके, कुछ मतलब एक कार्बन को जलाया, ओके, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट ला के प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देखो, जितना मास जितना मास ये रिएक्टेंट में है, जितना मास ये रिएक्टेंट में है, ओके, इस रिएक्टेंट में जितना मास है, ओके, इस रिएक्टेंट में जितना मास है, देखो, इस रिएक्टेंट में जितना मास है, मान लो यहाँ पे मास होता है 1 ग्राम, ओके, यहाँ पे भी 1 ग्राम, प्रोडक्ट में मिलेगा 2 ग्राम। ओके, वे 2 ग्राम ही मिलेगा, 2 ग्राम के नीचे मिल सकता है, ऊपर मिल सकता है। मतलब अगर एक ही प्रोडक्ट यह बन रहा है ना, x प्लस वाई जेड बन रहा है ना, तो ये 100% 2 ग्राम ही होगा। ओके, तो उन्होंने बोला
कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, जब मास होता है ना वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है एक मैटर का। ओके, मैटर का कुछ मास होता है, वो मास होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए सिंपल केमिकल रिएक्शन। एक सिंपल केमिकल रिएक्शन में मास हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। मतलब सर एक सिंपल केमिकल रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन में क्या हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? ये डेफिनेटली। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था E = mc², ओके, वो मास होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, वो कितना एनर्जी होता है। ओके, अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में ये फॉर्मूला आ जाता है जो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ओके, तो सर मास तो आपने बोला कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो तो पहला वाला था, एंटोनी लावाइजर ने बोला, पर उसका जो एक्सेप्शन था ये इक्वेशन था E = mc², जिसमें मास होता है एनर्जी में कन्वर्ट। समझ में आ गया? ये वो क्या उसका पोस्टुलेट किसका? लावाइजर का। आइंस्टाइन जो थे उन्होंने बोला भाई देख, मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसमें? एनर्जी में। किसमें? एनर्जी में। हम कुछ मास को, मान लो 1 ग्राम एक मास है, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में। ये हो गया दूसरी बात। ओके, तो उसका ड्रॉबैक था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, जो एंटोनी लावाइजर ने बोला था, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हमने डिस्ट्रॉयड, मास को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि एंटोनी लावाइजर ने क्या बोला, उसने बोल दिया। ओके, तो मास को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, वो बात, दूसरी बात है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसने दिया था? लावाइजर ने दिया था। किसने दिया था? एंटोनी लावाइजर ने दिया था। ओके, इसको याद रख लेना। ओके, रिएक्टेंट में जितना मास होता है प्रोडक्ट में उतना ही मास होगा, चेंज नहीं होगा। ओके, पहला लॉ गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, दूसरा लॉ। ओके, दूसरा लॉ बोलते हैं पॉइंट नंबर 2, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। ओके, NaCl, सेम NaCl में लेता हूँ। ओके, NaCl कहाँ में मिलता है? नॉर्मली सी में मिलता है। ओके, पानी में हम उसको प्रोसेस बना के करके हम उसको NaCl पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ NaCl एक कंपाउंड है, ये ओरिएंटेड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम सी। ओके, ओके, और एक मैं खुद, ये हो गया आपका नेचुरल ऑकरिंग। क्या हो गया? नेचुरली। ये हो गया आपका नेचुरल। ओके, मैं एक सिंथेटिक NaCl बनाना चाहता हूँ, सिंथेटिक, केमिकली सिंथेटिक कैसे मैंने बनाया? देखो, मैंने एक मेटल, सोडियम मेटल लिया। ओके, उसके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। ओके, मुझे मिला NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिला? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को अगर बैलेंस कर लूँगा मैं, ये 2HCl 2NaCl हो जाएगा। इक्वेशन हो गया बैलेंस। मुझे सिंथेटिक NaCl यहाँ पे मिला, यहाँ पे मुझे नेचुरली मिला। सॉरी, आपका एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। ओके, तो मुझे बताओ इस दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, ये हमारा एक हो गया NaCl, ये सिंथेटिक हो गया। ओके, वो हो गया, ओके, वो हो गया नेचुरल। मतलब यहाँ पे क्या होता है? मतलब सर ये NaCl है, हमें मिल गया, आपने बताया, और क्या हो रहा है भाई, ये काम करेगा कि नहीं करेगा? ओके, ये NaCl हो गया और ये NaCl आपका हो गया। ये दोनों क्या इक्वल है? ये दोनों क्या भाई साहब इक्वल है। तो मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बोलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ कंपाउंड। ओके, कंपाउंड तुम कहाँ से भी लाओ, ओके, वह आर्थ से लाओ कि नॉर्थ पोल से लाओ कि साउथ पोल से लाओ, उसका जो केमिकल कंपोजिशन, उसका एलिमेंट्स का रेशियो जो होगा, मास का रेशियो, वो सेम होगा। ओके, वो तुम NaCl तुम बनाओ या नेचुरली कहाँ पे आना, तो उनका जो मास का रेशियो होगा NaCl का, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ओके, वो वेरी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वेरी नहीं करेगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का यही फंडा होता है कि द कंपाउंड्स, ओके, इक्वल कंपाउंड्स, ओके, द कंपाउंड्स
all the given a given compounds a given compounds always contain equal number of masses, equal amount of masses. A given compound, okay, a given compound always contains equal amount of masses. A given, और एक बार बोलता हूँ, a given compound always contains equal amount of masses irrespective of their sources. वो कहाँ मिल रहा है उसका मतलब वो मत जानो वो कहाँ से तुम यूएसए से मंगा रहे हो या चाइना से मंगा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वो क्या हो, अगर वो गिवन है कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड है, तो उसका मासेस क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ये हो गया आपका क्या, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। उसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, दूसरा जो तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, ओके, बोल रहा है इफ टू एलिमेंट्स, मान लेता हूँ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर वो मिलकर क्या बना रहे हैं, टू और मोर प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, टू और मोर प्रोडक्ट। एक मिलकर बनाया वाटर, एक मिलकर बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। क्या बनाया, टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो मिलकर क्या बना रहे हैं, टू एलिमेंट्स बना रहे हैं, टू कंपाउंड्स बना रहे हैं। एक कंपाउंड हो गया वाटर, एक कंपाउंड हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मान लेता हूँ द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो ऑक्सीजन मान लेता हूँ, which combine the fixed mass of another element, which combine the masses of one element which combine the fixed, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया। द masses of one element that combine the masses of the fixed mass of another element are always a whole number ratio। ओके, तो किसका बोल रहा है, ये ऑक्सीजन और O2 का। ओके, ऑक्सीजन और O2 का जो मासेस को बोल रहा है वो ऑलवेज एक फिक्स नंबर रेशियो होगा। क्या होगा, मासेस का रेशियो क्या होगा, फिक्स नंबर होगा। इसका ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, कितना है 32, तो ये क्या हो गया आपका 1:2। ओके, समझ में आ गया बात है। ओके, अगर दो एलिमेंट मिलकर दो और मोर प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो एलिमेंट्स मिलकर टू और मोर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइन द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट आर ऑलवेज बियर से क्या हो, मास का रेशियो होगा, क्या होगा, एक फिक्स्ड मास रेशियो होगा। ओके, और होल नंबर रेशियो होगा, क्या होगा, एक होल नंबर रेशियो होगा। ये आपका गया क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहला लॉ ऑफ क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, तीसरा आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा आपके पास हो गया वॉल्यूम गे-लुसाक्स लॉ। ओके, चौथा आ गया आपके पास गे-लुसाक्स लॉ। अब थोड़ा देख लेना इसको। ओके, गे-लुसाक्स लॉ क्या हो गया, गे-लुसाक्स लॉ। इस लॉ ने क्या बोला, ओके, जो भी गैसेस कंबाइन करते हैं ना, क्या करते हैं, जो भी गैसेस कंबाइन करते हैं, मान लेता हूँ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर वेपर बना रहे हैं, ये सारे के सारे कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ओके, कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। ये मास में नहीं कंबाइन करते, ये वॉल्यूम में कंबाइन करते हैं। और इसका वॉल्यूम होता है ना जो होल नंबर रेशियो होता है। मान लो ये 100 ग्राम हो गया, ये 100 हो गया, 100 ml हो गया, ये हो गया 50 ml, ये बना रहा 100 ml। उनका जो मास का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा ये ऑलवेज क्या होगा, एक होल नंबर रेशियो होगा। ये 100 ml इज टू 50 ml, ये क्या हो गया 1:2:1, वैसा वॉल्यूम का रेशियो हो गया। हमेशा याद रखना गैस लुसाक्स लॉ में, ओके, जो गैसेस कंबाइन करते हैं ना वो कौन सी रेशियो में कंबाइन करते हैं, वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन करते हैं। और जो वॉल्यूम का रेशियो होता है ना वो हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर रेशियो होगा। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ क्या था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा क्या आ गया, लॉ ऑफ गैस-लुसाक्स लॉ, जिसने गैस-लुसाक्स लॉ जिसने बोला कि जो गैसेस जो कंबाइन करते हैं ना वो एक क्या
ये होल नंबर रेशियो वॉल्यूम्स में कंबाइन करते हैं। उसका वॉल्यूम का रेशियो होता है, एक होल नंबर वॉल्यूम का रेशियो होता है, वो वॉल्यूम में वो कंबाइन करते हैं। ओके, समझ में आ गया। ओके, चौथा गया, पांचवा एवोगाड्रोस लॉ। क्या? एवोगाड्रोस लॉ। इस लॉ ने बोला, एवोगाड्रोस ने बोला कि देखो भाई साहब, आपने गैर लुसाक्स लॉ में देखा होगा वॉल्यूम कंबाइन करते हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंबाइन करते हैं। ओके, इसने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ओके, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मान लेता हूँ 50 ml हो हाइड्रोजन, 10 ml, सॉरी 50 ml हो गया आपका नाइट्रोजन इज इक्वल टू 50 ml ऑक्सीजन इज इक्वल टू 50 ml अमोनिया। ओके, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, क्या? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ये सारे के सारे 50 ml 50 ml है। ओके, ये अगर हम कंडीशन दे देंगे, कंडीशन क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, इन गैसेस का अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होगा, ओके, 50 ml ऑफ हाइड्रोजन, 50 ml ऑफ नाइट्रोजन, 50 ml ऑफ, ओके, क्या? ऑक्सीजन एंड 50 ml ऑफ अमोनिया। ये सारे के सारे गैसेस हैं। क्या है? ये सारे के सारे क्या है? गैसेस हैं। ओके, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस। ओके, ये सारे के सारे क्या है? गैसेस हैं। ये सारे के सारे गैसेस अगर सारे के सारे 50 ml में है और ये इनका जो टेम्परेचर है ना वो इक्वल है, सारे के सारे गैसेस का टेम्परेचर भी इक्वल है। ओके, तो ये कितना नंबर्स, ये सारे के सारे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में होंगे। ओके, कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। समझो बातें को समझो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैविंग सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अगर वॉल्यूम गैसेस का सेम होगा, टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम होगा, तो सारे के सारे गैसेस इक्वल नंबर में प्रेजेंट होंगे। अगर यहाँ अगर मान लेता हूँ x नंबर ऑफ क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ भी x नंबर में होंगे, यहाँ भी x नंबर में होंगे, यहाँ भी x नंबर में होंगे। ये था आपका 5 लॉज। ओके, जिस लॉज को फॉलो करता है केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये सारे के सारे 5 लॉ को वो फॉलो करता है। पहला लॉ हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा हो गया गैस लुसाक्स लॉ, पांचवा हो गया एवोगाड्रोस लॉज। ये हो गया आपका, ये था आपका आज का सेशन। ओके, आई होप आप लोग सारे के सारे लॉज को मतलब लॉज आपका मतलब हो गया होगा, मतलब आप समझ चुके होंगे। ओके, तो इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर लूँगा। ओके, वो आगे का सेशन हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे और हैव ए नाइस नाइट। थैंक यू सो मच।